Good morning, all of you. I am Dr. Yadu Rao, and I welcome you all in today's cost accounting session. Today we will be discussing about the classification of cost on the basis of element and on the basis of traceability. देखिए और भी क्लासिफिकेशन है जिनका डिस्कशन हम डिटेल में करेंगे उन चैप्टर्स के साथ जहाँ इनका रिलेवेंस होगा फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड दैट पर्टिकुलर चैप्टर। देखिए पिछले सेशन में हम देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के। इसी तरह हम देख चुके हैं क्लासिफिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो आज का ये जो डिस्कशन है इनमें जो टर्म्स हम यूज करेंगे, देखिए ये टर्म्स थ्रू आउट द कॉस्ट अकाउंटिंग हम यूज करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स को समझना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपको अपना रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कॉस्ट का, तब हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पे हम मटेरियल कॉस्ट को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में। इसी तरह से लेबर कॉस्ट को भी हम बोल सकते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इसी तरह से एक्सपेंसेस को भी हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं और उसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस क्लासिफिकेशन में जितने भी डायरेक्ट नेचर के आइटम हैं जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको अगर हम एग्रीगेट करते हैं तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। इसी तरह से जितने भी इनडायरेक्ट नेचर के आइटम है, इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए, इनका एग्रीगेशन करते हैं तो हम बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। यानी अब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी, और हम यहाँ पे बोलते हैं टोटल कॉस्ट इज द एग्रीगेशन ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। इसी तरह से इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए जो कॉमन टर्म हम यूज करते हैं वो होती है ओवरहेड्स। अभी तक हमने ये दो क्लासिफिकेशन में जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे उनकी बात की है, जो भी टर्म्स थी उनके नाम लिए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स का डिटेल डिस्कशन, क्योंकि ये टर्म आगे चल के चैप्टर्स में हम इनवेरिएबली और रिपीटेटिवली यूज करेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एज वी नो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वुड बी देयर इन कमिंग चैप्टर्स, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स को समझना। तो थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन बनता है, तो आज के सेशन में हम कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे इन कॉस्ट को और इन टर्म्स को इंडिविजुअली। चलिए अब हम इंडिविजुअल आइटम्स को समझने की कोशिश करते हैं जो भी हमने अभी पढ़ा है दोनों ही क्लासिफिकेशंस में। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जब हम देखते हैं तीन एलिमेंट है, मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंसेस हैं, तो ये तो तीनों ही टर्म्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। मटेरियल का मतलब हम समझते हैं, लेबर का मतलब हम समझते हैं, एक्सपेंस का भी इन जनरल कोई डाउट होता नहीं है। फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट हो तो वी कैन टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, और उस फिनिश गुड को वो सेल आउट करती है कस्टमर को और रेवेन्यू जनरेट करती है। देखिए यहाँ पे जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, देखिए जब भी हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं और प्रोसेस की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर है। अब वो टेक्नोलॉजी दो हो सकती है, या तो मैनुअल हो सकती है या वो मैकेनिकल हो सकती है। देखिए अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है तो रॉ मटेरियल, मान लीजिए एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसके लिए रॉ मटेरियल हो सकता है लेदर। तो मटेरियल को डिफाइन करना इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब बात ये आती है इस लेदर को कन्वर्ट करना है हमें शू में, और टेक्नोलॉजी अगर हम यूज कर रहे हैं मैनुअल, इसका मतलब हम ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, लेबर का यूज कर रहे हैं, उस व्यक्ति का जो कि स्किल्ड लेबर है उसे जो हम कंपनसेशन देंगे इस काम का, उस कंपनसेशन को हम लेबर कॉस्ट बोलते हैं। देखिए इसी तरह दूसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है जो कि लेदर को शू में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअल या ह्यूमन रिसोर्सेज को यूज ना करके मशीन को यूज कर रही है। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगी वो मशीन होगी, और मशीन के केस में जो सालाना डेप्रिसिएशन लगता है उसे हम एक्सपेंस मान सकते हैं। तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस, इन्हें डिफाइन करना मुश्किल नहीं है। अब बात करते हैं हम
उन कॉस्ट की जो क्लासिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है और कई बार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टूडेंट्स उसे मान लेते हैं। देखिए ये है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट है समझना कि इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों है। देखिए जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं कॉस्ट का ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, तब हम बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट की, लेबर कॉस्ट की और एक्सपेंसेस की। और अगर ये तीनों ही कॉस्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट पे, तो हम हमारा पहला ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। देखिए हमने जो भी काम करना है वो हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो कई बार कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के केस में या कई नेचर ऑफ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहां पे हम मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को एज सच फाइनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। देखिए उसी को प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए या सिचुएशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम कॉस्ट को ट्रेसेबल बनाने की कोशिश करते हैं। यानी अब हम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में बांट देते हैं। देखिए जब हम बात कर रहे हैं ट्रेसेबिलिटी की, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, डायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जो सीधी सीधी प्रोडक्ट से जुड़ जाती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होगी जिसे प्रोडक्ट के साथ जोड़ने में थोड़ी सी कठिनाई आती है, थोड़ा सा मुश्किल है, इट इज बिट डिफिकल्ट। देखिए अगर हम इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि किसी भी कॉस्ट को प्रोडक्ट से जोड़ पाए। डायरेक्ट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन इजीली, कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली बी आइडेंटिफिएबल विद पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट, while indirect cost is the cost which cannot be easily, conveniently and economically be identifiable with particular cost center or cost unit, but can be apportioned to or absorbed by the cost center or cost unit। देखिए जब हम इनकी डेफिनेशन देखते हैं तो डेफिनेशंस हमेशा थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है। कारण यह है कि इनमें कई टर्म्स ऐसी यूज हुई हैं, लेकिन इसे सिंप्लीफाई करने के लिए बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में और सिंपल एग्जांपल लेके हम देखेंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना हम सोचते हैं। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की और इनडायरेक्ट कॉस्ट की। उससे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो कि फर्नीचर को मैन्युफैक्चर करती है। इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ कारपेंटर्स हैं, यानी एक फैक्ट्री है जिसके अंदर कुछ कारपेंटर है, कोई चेयर बनाता है, कोई टेबल बनाता है, कोई डाइनिंग टेबल बनाता है, कोई अलमीरा बनाता है, कोई डोर बनाता है, यानी अलग अलग तरह के फर्नीचर्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। अब मान लीजिए एक कारपेंटर है जो चेयर का प्रोडक्शन कर रहा है या चेयर को मैन्युफैक्चर कर रहा है। हमें मालूम है उसका रॉ मटेरियल वुड होगा, यानी वो वुड को कन्वर्ट कर रहा है फर्नीचर में या चेयर में, और मैनुअली कर रहा है। तो हमें मालूम है कि जो भी काम वो करेगा वुड को कन्वर्ट करने के लिए उसे जो कंपनसेशन मिलेगा वो उसका लेबर होगा। यहाँ पे देखिए कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जिसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे, यानी कि चेयर पे, और वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट कहलाएंगी। जैसे अगर हम उस कारपेंटर से पूछते हैं कि भाई इस चेयर को बनाने के लिए कितने की लकड़ी लगेगी, मान लीजिए वो बोलता है कि 1000 रुपए की लकड़ी लगेगी, तो हम यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि रॉ मटेरियल का जो खर्चा होगा इस चेयर का वो 1000 रुपीज का होगा। साथ में वो बोलता है कि इस चेयर को बनाने में मुझे कोई 4 घंटे लगेंगे और हर घंटे का मैं 500 रुपये लेता हूँ। यहाँ पे हम क्लियर हो जाते हैं कि जो लेबर कॉस्ट आएगी वो 2000 रुपीज आएगी क्योंकि 4 घंटे लेता है और हर घंटे के 500 रुपये वो चार्ज करता है।
इसका मतलब दो ऐसी कॉस्ट हैं, यानी रॉ मटेरियल की कॉस्ट और लेबर की कॉस्ट, जो इस चेयर का प्रोडक्शन होने से पहले ही हमें मालूम है और इस चेयर पे हम सीधा सीधा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो है 3000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ फॉर रॉ मटेरियल एंड 2000 रुपीज़ फॉर लेबर। देखिए, ये जो 3000 रुपये की कॉस्ट है रॉ मटेरियल की और लेबर की, ये सीधी सीधी चेयर के साथ जुड़ जाती है, इसलिए इसे बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। तो फिर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? चलिए मान लीजिए इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में या इस फैक्ट्री में जहाँ पे ये लोग फर्नीचर बनाते हैं, यहाँ पे एक सुपरवाइजर या मैनेजर है, और जैसा कि हमने बात की यहाँ पे कई कारपेंटर, मान लीजिए 10 कारपेंटर्स हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, यानी लकड़ी को फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं। ये जो मैनेजर है इसे मंथली सैलरी 10,000 रुपीज़ मिलती है। इसका काम यह है कि जब भी कोई कस्टमर आता है और जो भी उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग गाइड करता है ये सारे कारपेंटर्स को कि आपको किस तरह से प्रोडक्शन करना है। मान लीजिए कोई चेयर मैन्युफैक्चर करनी है तो ये बताता है किस तरह की लकड़ी उसमें यूज करनी है, किस तरह की फिनिशिंग कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है। देखिए, अब ये जो मैनेजर है इसे जो सैलरी मिलती है ये सिर्फ चेयर को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं मिलती है, या सिर्फ टेबल को मैन्युफैक्चर करने के लिए नहीं मिलती है, या किसी एक कारपेंटर को उसका जॉब ब्रीफ करने के लिए नहीं मिलती है। इसे जो सैलरी मिलती है वो सारे के सारे जितना भी आउटपुट होता है फैक्ट्री में, चाहे वो टेबल का हो, चाहे चेयर का हो, चाहे डोर का हो, चाहे वार्डरोब का हो, कोई भी किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो हर कारपेंटर को जब ये ब्रीफ करता है तो उसके बिहाफ पे इसे ये सैलरी मिल रही है। इसका मतलब ये सैलरी सिर्फ चेयर पे या सिर्फ टेबल पे या सिर्फ किसी खास फर्नीचर पे आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। तो इस व्यक्ति को, जो इस मैनेजर को, इस सुपरवाइजर को जो सैलरी मिल रही है वो होगी इनडायरेक्ट कॉस्ट। देखिए, यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो यूनिक होती है, यानी हम जब डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं तो हम उसे खास आउटपुट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट पे। अगर हम बात कर रहे हैं चेयर की तो चेयर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये यूनिक कॉस्ट है जो उस पर्टिकुलर चेयर की वजह से आ रही है, पर्टिकुलर टेबल की वजह से आ रही है, या कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो शर्ट की वजह से आ रही है, अगर कोई शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सीधा सीधा उस शू पे जो कॉस्ट आ रही है। यानी ये हर यूनिट के साथ यूनिक कॉस्ट होती है। देखिए, इस फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट की तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी कि ये कॉस्ट कॉमन होती है, यूनिक नहीं होती है। यानी ये कॉस्ट चेयर पे भी आएगी, ये कॉस्ट टेबल पे भी आएगी, ये कॉस्ट अलमीरा पे भी आएगी, सब पे कॉमन होगी। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि अगर हमने कोई सुपरवाइजर अपॉइंट कर रखा है, उसे हम जो सैलरी दे रहे हैं वो कॉस्ट कॉमन होगी जितने भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो बेसिक डिफरेंस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में होता है वो यही मान सकते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट यूनिक कॉस्ट होती है टू द प्रोडक्ट, और इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है कॉमन होती है। और क्योंकि ये कॉमन होती है इसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई हम नहीं कर सकते, तो यहाँ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और इसे अपोर्शन करते हैं और कॉस्ट यूनिट इसे एब्जॉर्ब करती है। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे जितने भी एलिमेंट ऑफ कॉस्ट हमने आज पढ़े हैं इनके एग्जांपल्स, क्योंकि एग्जांपल्स से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कहीं अगर कोई डाउट रह भी गया है तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।